दोस्तों, आज की कहानी है बेवफाई। बड़ी ही मज़ेदार दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों से चल रही थी। अगले दिन बारात आने वाली थी। महिला संगीत का दिन होने की वजह से सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके थे। शाम के 7 बजे के बाद डिनर चल रहा था और एक साइड में डीजे भी अपनी धूम मचाने के लिए तैयार किया जा रहा था। पूरे घर में शादी की चहल पहल थी। यह कहानी है श्रुति की। श्रुति एक 23 साल की खूबसूरत लड़की थी। श्रुति एमकॉम कर रही थी। श्रुति के लिए वर की तलाश 2 साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। कितने ही लड़कों को सिलेक्ट किया गया, कितनों द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया। श्रुति के पिता एक कंपनी से रिटायर्ड इंजीनियर थे। बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन एक मीडियम फैमिली के रूप में श्रुति के पिता को दिल्ली के नांगलोई इलाके में जाना जाता था। श्रुति का बड़ा भाई एक सिविल इंजीनियर था। श्रुति मास्टर के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। यूपीएससी में उसका पहला अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा था। इस बीच घर वालों को एक रिश्ता उसके लिए पसंद आ गया। उत्तम नगर के रहने वाले लड़के का नाम रवि था। उसकी हाल ही में एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क के रूप में नौकरी लग चुकी थी। रवि भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके भी 2 अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन नौकरी के साथ साथ उसने अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। निर्धारित दिन को रवि अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ श्रुति को देखने के लिए उसके घर पर आया था। पहली ही नज़र में रवि को श्रुति पसंद आ गई थी। श्रुति थी ही इतनी सुंदर, ऊपर से पढ़ी लिखी हुई। रवि के घर वालों ने कुछ शर्तों पर श्रुति का रिश्ता स्वीकार कर लिया था और शादी का दिन निर्धारित कर दिया गया। शादी के लिए अभी 6 महीने का वक्त था। रवि तथा श्रुति जब भी मौका मिलता मोबाइल पर आपस में बातें करने लगे थे। धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता जुड़ता चला गया। दोनों रात भर फ़ोन पर लगे रहते और रात कब गुजर जाती थी उनको पता ही नहीं चलता। दोनों कभी मिले नहीं थे, लेकिन एक प्यार उनके बीच में क्रिएट हो गया था। एक दिन दोनों ने किसी रेस्टोरेंट में मिलने का वादा किया। दोनों एक रेस्टोरेंट में संडे के दिन आकर बैठ गए। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बातें करते रहे और दोनों ने तकरीबन अपने जीवन की काफ़ी बातें शेयर की। दोनों में हफ्ते 10 दिन में अक्सर मुलाकात होने लगी। वैसे तो फ़ोन पर वे दोनों बातें कर लिया करते थे। धीरे धीरे उनका मिलन पार्क में भी शुरू हो गया। प्यार मोहब्बत परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन बुद्धा गार्डन में दोनों घूम रहे थे। जगह जगह प्रेमी जोड़े भी बैठे हुए थे। कोई एक दूसरे से चिपके हुए था, कईयों के होठ आपस में मिले हुए थे। रवि तथा श्रुति भी पार्क के कोने में बैठ गए। बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश का अता पता नहीं था। दोनों अपने भविष्य के सपने साझा कर रहे थे कि तभी रवि ने श्रुति के होठों पर अपने होठ रख दिए। श्रुति शर्म तथा हया से लाल हो गई। उसने कहा कुछ नहीं। उस दिन उनके बीच में कम ही बातचीत हुई। रात को मोबाइल पर बातें करते करते एक दूसरे को एहसास हो गया था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। दोनों परिवारों में विवाह की तैयारी जोरों पर थी। रवि के पिता की तरफ से दहेज के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। रिश्ता अच्छा होने की वजह से श्रुति के पिता ने 15 लाख रुपए कैश रवि के पिता को दे दिया था। हालांकि इस बात का श्रुति ने विरोध भी किया था और उसने रवि से इस बारे में बात भी की थी। रवि ने आश्वासन दिया था कि वह इस बारे में अपने पिता से बात करेगा, लेकिन विवाह का दिन नज़दीक आने के बावजूद भी रवि की तरफ से इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया था। यह बात श्रुति के मन में एक कोने में ज़रूर थी। सिर्फ यही कारण था कि वह रवि को अपना पूरा मानकर नहीं चल रही थी, इसलिए वह इस मैरिज को लव की बजाय अरेंज मैरिज ज़्यादा मान रही थी। रात 9 बजे के बाद श्रुति के घर में डीजे बजना शुरू हो चुका था। रिश्तेदारों ने नाचना शुरू भी कर दिया था। साथ में डिनर भी साइड में चल रहा था कि अचानक श्रुति के पिता के फ़ोन पर एक कॉल आया। डीजे बहुत ज़ोर से बज रहा था।
फ़ोन पर नाम देखकर उन्होंने फ़ोन उठा लिया। डीजे की आवाज़ में ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे गली के साथ में जाकर फ़ोन सुनने लगे। नाम रवि के पिता का आ रहा था, लेकिन फ़ोन पर दूसरी तरफ रवि का मामा बात कर रहा था। फ़ोन सुनकर श्रुति का पिता टेंट में आकर एक कुर्सी पर सिर नीचे करके बैठ गया। श्रुति ने जब अपने पिता को कुछ परेशान सा देखा तो वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? उसके पिता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम अपने भाई तथा अपनी माँ तथा चाचा को बुलाकर कमरे में चलो। इसके बाद उसका पिता उठकर कमरे की तरफ चले गए। थोड़ी देर में सब एक कमरे में खड़े थे। श्रुति के चाचा ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, सब खैरियत तो है? पिता ने कहा, नहीं भाई, खैरियत नहीं है, कल बारात नहीं आ रही। यह सुनकर सारे शौक रह गए। श्रुति के भाई ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वहाँ सब कुशल मंगल है? पिता ने बताया, हाँ कुशल मंगल तो है, बस वे बारात लेकर नहीं आ रहे। बाकी कारण तो उन्होंने कुछ नहीं बताया है। लड़की की माँ ने पूछा, यह क्या कोई मजाक है कि बारात नहीं आ रही? यह क्या कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़े ही है कि कोई भी कह देगा कि विवाह नहीं होगा? रमेश, तुम बात करो रवि के पिता से। रमेश श्रुति के भाई का नाम था। रमेश ने रवि के पिता को फ़ोन लगाया। काफ़ी बेल बजने के बाद फ़ोन उधर से उठाया गया। फ़ोन पर रवि के पिता ही बोल रहे थे। रमेश ने कहा, अंकल मैं श्रुति का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। बोलिए अंकल, क्या बात होगी? क्या यह सच है कि कल बारात नहीं आ रही? रवि के पिता ने जवाब दिया, बेटा यह बिल्कुल सच है, कल बारात नहीं आ रही। बात तो कोई भी नहीं है, बस तुम लोग दहेज कम दे रहे हो, इसलिए रवि ने इनकार कर दिया है इस विवाह से। रमेश ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने जो 20 लाख मांगा था, हमने 15 लाख आपको दे दिए हैं, बाकी 5 लाख के करीब हमने आपको देने के लिए सामान खरीद लिया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पिता ने कहा, लेकिन अब हमारी मांग बढ़ गई है, अब हम 20 नहीं 30 मांग रहे हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम कल बारात लेकर आएंगे, नहीं तो नहीं। रमेश ने कहा, अंकल आप यह क्या शर्त रख रहे हैं? हमने तो 20 लाख भी बड़ी मुश्किल से अरेंज किए और ऊपर से एक दिन में 10 लाख और हम कहाँ से लेकर आएंगे? रवि के पिता ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, अगर तुम कल सवेरे तक 10 लाख रुपए घर पर पहुंचा दो तो हम बारात लेकर आएंगे, नहीं तो नहीं। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। यह सारी बातें रमेश ने स्पीकर ऑन करके की थी, इसलिए सभी को पता चल गया कि फ़ोन पर क्या बातें हुई थी। श्रुति धम से एक सोफे पर बैठ गई। श्रुति ही क्या, सारे ही सोफे पर सिर को नीचे करके बैठ गए, क्योंकि सिर पर एकदम इतना पहाड़ जो टूट पड़ा था। रिश्तेदारी बाहर इकट्ठी हो चुकी थी, अब सबको क्या जवाब दिया जाएगा और एक रात में 10 लाख का इंतज़ाम कहाँ से होगा, यह सभी सोच सोच कर परेशान होने लगे। श्रुति उठकर बाहर चली गई और उसने रवि को फ़ोन लगाया। रिंग बजती रही, लेकिन फ़ोन रवि ने नहीं उठाया। श्रुति ने फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार 2-3 रिंग जाने के बाद ही फ़ोन को उधर से कट कर दिया गया। श्रुति अंदर जाकर रोने लगी। श्रुति के पिता भी अब करे तो क्या करें। उन्होंने अपने भाई, पत्नी तथा अपने लड़के से इस बारे में बात की। भाई तथा लड़के ने कहा कि हम 10 लाख का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं। श्रुति के पिता ने कहा, बात पैसे इकट्ठे करने की नहीं है, अगर हम पर और कर्ज चढ़ गया तो हम कहाँ से चुकाएंगे बेटा, यह तुम पर बोझ हो जाएगा। मेरी नौकरी नहीं है और हम पहले ही 6-7 लाख का कर्ज उठाकर इस विवाह को कर रहे हैं, ऊपर से 10 लाख का कर्ज तो हमें जीते जी ही मार डालेगा। श्रुति ने कहा, पिताजी आप सही कह रहे हैं, ऐसे दहेज के लोभियों से मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं रवि को एक अच्छा इंसान मानने लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूरवार वही है। उससे विवाह तो दूर की बात है, मैं उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। आप अभी फ़ोन करिए और उनसे कहिए कि हम उनको और दहेज नहीं देने वाले, उनको आने की ज़रूरत नहीं है।
रवि के भाई ने कहा, लेकिन श्रुति हम रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे और क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम्हारा दूसरा रिश्ता करने में हमें बहुत परेशानी होगी। लोग तरह तरह की 100 बातें तुम्हारे बारे में करेंगे कि पता नहीं लड़के वालों ने किस लिए मना कर दिया। क्या लड़की में कोई ऐसा ऐब था जो बारात नहीं आई? तुम किस किस का मुंह बंद करती फिरोगी? मैं कहीं ना कहीं से 10 लाख रुपए का जुगाड़ कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। श्रुति ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, दुनिया का काम है बोलना, उनको बोलने दो, हमें अपना देखना है। घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि एक बार ही सही से मर ले। गलती हमारी नहीं है तो फिर इस गलती का दंड हम क्यों भुगते? श्रुति ने आगे कहा, उनके लिए यही अच्छा रहेगा कि बात यहीं पर ख़त्म कर दी जाए। जीवन का क्या है, जीवन तो चलने का नाम है, किसी के रोकने से यह जीवन रुकने वाला नहीं है। मेरे भाग्य में जो होगा देखा जाएगा। श्रुति के चाचा ने कहा, हम पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। श्रुति ने कहा, इससे क्या होगा चाचा, ज़बरदस्ती का रिश्ता कितनी देर तक चला पाएंगे हम? ऐसे दहेज के लोभियों के घर में अगर मैं जाती तो मुझे ही परेशानी होगी, इसलिए अब आप इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। मैं सारी ज़िंदगी कुंवारा रहना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे लड़के से विवाह करके मैं अपनी ज़िंदगी अब बर्बाद नहीं करना चाहती और यही मेरा आखिरी फैसला है। बातें चल ही रही थी कि श्रुति के पिता को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी जान तो बच गई। डीजे को बंद कर दिया गया। श्रुति के भाई ने अनाउंस कर दिया कि कल कोई बारात नहीं आ रही। पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है। रिश्तेदारों में तरह तरह की बातें होने लगी। यकीन तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते थे। कुछ तो शाम को ही वापस चले गए, कुछ अगले दिन चले गए। पड़ोसी भी 2-4 दिन बात करके रह गए। लेकिन श्रुति के घर में जहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, वहाँ अब सन्नाटा परसा हुआ था। श्रुति के पिता अभी भी अस्पताल में ही थे। बारात ना आनी थी, ना आई। श्रुति के घर वालों को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि दहेज का सामान खरीदा जा चुका था। कपड़े गहने सब खरीदे जा चुके थे, जिनमें तकरीबन 10-12 लाख रुपया खर्च हो चुका था। इसके अलावा करीब 15 लाख रुपए कैश लड़के वालों को दिया गया था, जो अगले दिन रवि का पिता और उसका मामा आकर दे गए। दोस्तों, श्रुति ने अच्छा किया या गलत कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। कई दिन बीत गए। एक दिन श्रुति के भाई को वह बिचौलिया मिल गया जिसने श्रुति तथा रवि का रिश्ता करवाया था। रमेश ने उस बिचौलिए को ऐसा रिश्ता लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा टोका और खरी खोटी सुनाई। श्रुति के भाई ने कहा, तुम्हें ऐसे दहेज के लोभियों से विवाह करवा कर मेरी बहन को बर्बाद करना चाहते थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम ऐसा रिश्ता लेकर आए। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम ऐसे लोगों को, मेरी बहन को फंसाना चाहते थे? बिचौलिए ने उत्तर दिया, भाई साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल विवाह से 2 दिन पहले उस लड़के का IAS क्लियर हुआ था, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा सपने देखने लगा था। रवि के ऑफिसर बनने की कल्पना में उनको पक्का रिश्ता छोटा लगने लगा। किसी रिश्तेदार ने रवि के पिता को सलाह दी कि इस विवाह को कैंसिल कर दो। IAS ऑफिसर लगने के बाद आपके लड़के के लिए एक से एक बढ़कर अमीर लड़कियों का रिश्ता आएगा। लड़के का IAS क्लियर होने के कारण यह सब हुआ। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? यह जानकर श्रुति के भाई को बड़ा गुस्सा आया। भाई ने यह सब घर पर बताया। सभी बहुत अचंभित तथा क्रोधित हुए। श्रुति भी इस तरह के लोगों से बच जाने के लिए भगवान से शुक्रिया अदा कर रही थी। समय बीतता चला गया। करीब 4 साल गुजर गए। दोनों परिवार इस घटना को भूल चुके थे। इस बीच रवि की पोस्टिंग गाज़ियाबाद में हो गई। पोस्टिंग होने के 1 साल बाद रवि का विवाह एक बड़े रईस घराने में हो गया। रवि ने गाज़ियाबाद में ही एक बड़ा सा बंगला भी खरीद लिया। उसकी ज़िंदगी संवर चुकी थी। वह यह भी भूल चुका था कि उसने एक लड़की के साथ विश्वासघात किया था, जिसको वह दिल्ली के गार्डन में घुमाया करता था, जिसके साथ मिलकर उसने ज़िंदगी के सपने देखे थे। इस बीच नोएडा के एक फार्म हाउस पर एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर का मर्डर हो गया। वह फार्म हाउस शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर का था। पुलिस ने केस की छानबीन शुरू कर दी।
मामला हाई सोसाइटी के लोगों से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। फार्म हाउस के एक केयर टेकर ने इस मर्डर की जिम्मेवारी ले ली थी, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं था, क्योंकि सीधे तौर पर केयर टेकर की कोई जाति दुश्मनी नज़र नहीं आ रही थी बिल्डिंग इंस्पेक्टर से। इसलिए पुलिस और गहराई से इस केस की तहकीकात कर रही थी। बिल्डर से इस बारे में पूछताछ की गई, लेकिन उसने इस बारे में कोई जानकारी होने से बिल्कुल मना कर दिया। असली कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिसमें बिल्डर तथा उसके एक IAS ऑफिसर की तरफ शक की सुई घूम गई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सारे सबूत ASP को दिखाए गए। ASP ने दोनों को थाने में हाजिर होने के आदेश जारी कर दिए। अगले दिन बिल्डर तो थाने में नहीं आया, लेकिन IAS ऑफिसर ASP के ऑफिस में चला आया। ASP को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह ASP कोई और नहीं बल्कि श्रुति वर्मा ही थी, और वह IAS अफसर कोई और नहीं बल्कि रवि सक्सेना था। रवि को तो मानो सांप ही सूंघ गया था। वह हैरान तथा परेशान आंखों से श्रुति को देख रहा था। रवि ने उत्साहित होकर कहा, अरे श्रुति तुम। श्रुति ने कहा, कौन श्रुति? मैं तुमको नहीं जानती। रवि ने सामने की कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया तो श्रुति ने उसको रोक दिया और कहा, मैंने तुमको बैठने के लिए नहीं कहा है, और यहाँ पर मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं बल्कि एक गुनाह के सिलसिले में बुलवाया है। दोस्तों, शादी टूट जाने के बाद श्रुति को बहुत गहरा सदमा लगा था और उसका दिल टूट चुका था। उसने कितनी ही बार रवि को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया था। हर बार रवि ने उसको फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया था। यहीं से उसके दिल में रवि के प्रति नफ़रत की भावना ने जन्म ले लिया था। उसके बाद जब श्रुति को पता चला था कि रवि ने IAS ऑफिसर बनने के बाद ही यह रिश्ता ठुकराया था, तो उसने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था और उसने शादी ना करने का फैसला कर लिया था। श्रुति ने पूरी मेहनत की और IPS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और उसने पुलिस फील्ड को ही चुना। पिछले 2 साल से वह नोएडा के इस थाने में ASP के पद पर तैनात थी। उसके हाथ मर्डर का यह केस लग गया जिसमें रवि भी इन्वॉल्व था। जब यह इंक्वायरी हो रही थी तो उसमें श्रुति के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जो साफ साफ संकेत कर रहे थे कि रवि के साथ साथ उस बिल्डर का भी इस मर्डर में पूरा हाथ है। श्रुति ने रवि से पूछताछ शुरू की कि मर्डर की रात तुम कहाँ थे और तुम्हारा इस बिल्डिंग इंस्पेक्टर से क्या लेन देन था। रवि ने अपनी सफाई में काफ़ी कुछ कहा जिसकी तहकीकात पुलिस कर रही थी। श्रुति ने रवि को हिदायत दी शहर ना छोड़ने की। अगले दिन बिल्डर भी SP के ऑफिस चला आया। उसने भी मर्डर से अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन मर्डर उसके फार्म हाउस पर हुआ था, इसलिए वह भी गुनहगार के दायरे में आ रहा था। यह मामला रवि से जुड़ा था, इसलिए श्रुति ने इस केस की तह तक जाने का निश्चय कर लिया। पुलिस द्वारा बहुत सारे सबूत भी जुटा लिए गए, बहुत सारी तहकीकात की गई। 10 दिन बाद पुलिस ने रवि तथा बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। दोनों अपने आप को बेगुनाह कहते रहे। दोनों ही हाई प्रोफाइल थे, इसलिए फ़ोन पर फ़ोन गड़गड़ाने लगे। MLA MP तक के भी फ़ोन आए, लेकिन ASP ने उनकी मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस बीच रवि के घरवाले भी दौड़े दौड़े थाने तक पहुंचे। जब उन्होंने SP की चेयर पर श्रुति को देखा तो उनके मुंह से तो बोल ही नहीं निकल पाए। रवि की मां ने कहा, बेटी रवि ने कोई गुनाह नहीं किया, तुम उसको छोड़ दो। श्रुति ने उत्तर दिया, यह रिश्तेदारी अपने घर पर ही रहने दो। तुम्हारे लड़के ने गुनाह किया है, उसकी तो सज़ा उसको मिलेगी ही। मैं इतनी आसानी से उसको इस केस से बाहर नहीं जाने दूंगी, चाहे वह कितना ही जोर क्यों ना लगा ले। वह मेरे तथा मेरे परिवार का भी गुनहगार है जिसकी सज़ा उसको नहीं मिली थी, लेकिन उस सज़ा को मैं इस सज़ा में जोड़कर उसको ज़रूर दिलवाऊंगी। रवि के पिता ने कहा, बेटा हम तुम्हारे जानकार हैं, कम से कम इतना लिहाज तो करो। श्रुति ने क्रोध में उत्तर दिया, लिहाज और वह भी तुम्हारा, भूल गए 4 साल पहले आप लोगों ने क्या किया था।
तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम क्या होगा। जानते हो मेरे पिता मरते मरते बचे थे और समाज में हमारी कितनी बदनामी हुई थी, उसका अंदाज़ा है तुम्हें? तुम्हें अपने बेटे की पोस्ट का इतना ज़्यादा घमंड कि उसके आगे तुम्हें दूसरे की इज्जत भी नज़र नहीं आई। रवि की माँ ने कहा, बेटी हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। श्रुति ने कहा, तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी है, लेकिन दूसरे की इज्जत क्या होती कभी सोचा आपने? आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ देखना भी पसंद नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा लड़का अगर गुनहगार होगा तो सज़ा मिलेगी, और अगर बेगुनाह हुआ तो छूट ही जाएगा। यह काम अदालत का है। पुलिस ने अगले दिन दोनों को अदालत में पेश करके दोनों का 10 दिन का रिमांड मंजूर करवा लिया, और उसके बाद शुरू हुआ पुलिस का टॉर्चर। एएसपी ने सख्त आदेश दिए थे कि किसी भी तरह की इस केस में नरमी ना बरती जाए। इस बीच में पुलिस अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही थी सबूत जुटाने के लिए, और आखिरकार पुलिस को पुख्ता सबूत मिल ही गए जो ये साबित कर रहे थे कि मर्डर बिल्डर के हाथों हुआ था, तथा रवि भी इसमें शामिल था। पुलिस की तहकीकात में आया कि हाथ में पावर आ जाने के बाद रवि ने उस बिल्डर के माध्यम से एक सरकारी ज़मीन पर 20 मंजिला इमारत बनवानी शुरू कर दी थी। जब निगम को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने इस बिल्डिंग पर इंक्वायरी बैठा दी। करोड़ों का प्रोजेक्ट था, वह भी फ्री की सरकारी ज़मीन पर। बिल्डर ने निगम के कर्मचारियों को 2 करोड़ की रिश्वत खिलाई, लेकिन एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने रिश्वत लेने से मना कर दिया और केस को मीडिया में उछालने की धमकी देने लगा। केवल वह बिल्डिंग इंस्पेक्टर ही इकलौती अड़चन बन रहा था, इसलिए एक दिन सेटलमेंट का झांसा देकर उस इंस्पेक्टर को बिल्डर तथा रवि ने फार्म हाउस पर बुलवाया। जब इंस्पेक्टर बिल्कुल भी नहीं माना तो उसका मर्डर कर दिया गया और लाश को ठिकाने लगाने का काम दिया गया फार्म हाउस के केयरटेकर तथा एक नौकर को। पुलिस ने केयरटेकर तथा नौकर को भी अरेस्ट कर रखा था। पुलिस की मार के आगे उन्होंने तोते की तरह सब कुछ सच सच बोल दिया। रवि के घर वाले बार बार श्रुति के माता पिता से मिलकर कुछ नरमी बरतने की गुजारिश कर रहे थे। रवि की नौकरी जाने तथा जेल जाने के डर से रवि का पिता श्रुति के पिता के पैरों में भी गिर गया और रवि की रिहाई की भीख मांगने लगा। उनका इस तरह गिड़गिड़ाना देखकर श्रुति के घर वालों ने श्रुति से कुछ नरमी बरतने के लिए कहा, लेकिन श्रुति ने कानून का हवाला देकर बिल्कुल मना कर दिया। श्रुति ने अपने घर वालों से कहा, आप लोग शायद भूल गए हो, लेकिन मैं आप लोगों का तथा मेरा अपमान बिल्कुल नहीं भूली हूँ। थोड़े से लालच के लिए किसी की जान को जोखिम में डालना एक गुनाह नहीं तो क्या है? पिताजी क्या बोल रहे हैं? अब उस घटना के कारण 1 सप्ताह तक अस्पताल में रहे थे। बारात को घर तक भी नहीं आने दिया गया था। उनको अगर उस समय किसी की इज्जत की परवाह नहीं थी तो अब हम उनके बारे में अच्छा क्यों सोच रहे हैं? इंसान कितनी जल्दी अपना वक्त भूल जाता है। मुझे रवि से इतनी नफ़रत है कि मैंने आज तक विवाह के बारे में सोचा भी नहीं, और यह सब आप जानते ही हैं। श्रुति ने कहा, मैं इस मामले में अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उसने गुनाह किया है, उसकी सज़ा तो मिलेगी ही। मैं उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं निकाल रही, बस भगवान ने इस केस के ज़रिए मेरे दिल को ठंडा करने के लिए मुझे यह मौका दिया है। रवि को सज़ा दिलवा कर ही मेरे दिल को चैन मिलेगा, इसलिए आप कोई भी मुझे मजबूर ना करें। पुलिस ने अदालत में सबूत दिए जिसके कारण बिल्डर तथा रवि दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दोनों की सज़ा सुनकर श्रुति ने लंबी सांस लेकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। श्रुति के भाई ने जब श्रुति से पूछा, क्या तुमने रवि से अपनी जाति दुश्मनी निकाल ली? श्रुति ने उत्तर दिया, नहीं भैया, मैंने कानून के अनुसार ही कार्य किया। वह गुनाहगार था जिसकी उसे सज़ा मिली। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो भी उसे सज़ा से नहीं बचाया जा सकता था। मैंने पर्सनली कुछ भी नहीं लिया। वह पहले भी गलत था, आज भी गलत था। उसका लालच ही उसके पतन का कारण बना। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।